दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे भारत में विभिन्न ब्याज दरें। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ब्याज क्या होता है। सामान्य शब्दों में ब्याज से तात्पर्य उस धनराशि से लगाया जाता है जो धन के उपयोग के बदले में ऋणी द्वारा ऋणदाता को प्रदान की जाती है। किंतु ब्याज दरों के संदर्भ में जब ब्याज का अर्थ परिभाषित किया जाता है तो उसे व्यापक दृष्टिकोण से लिया जाता है। व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि ब्याज का देखा जाए तो ब्याज राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो पूंजी के प्रयोग के बदले में पूंजीपतियों को प्रदान किया जाता है। ब्याज राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो पूंजी के प्रयोग के बदले में पूंजीपतियों को प्रदान किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने ब्याज को परिभाषित करने का प्रयास किया है और उनकी प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। प्रोफेसर जे.एम. किन्स के अनुसार ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। दूसरी परिभाषा लिप्से के अनुसार मुद्रा के उपयोग के लिए दिए जाने वाला भुगतान ब्याज कहलाता है। सेलिंगमैन के अनुसार ब्याज किसी पूंजी कोष के बदले में प्राप्त आय है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने ब्याज को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है, किंतु फिर भी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी महत्वपूर्ण तत्व है और इसके प्रयोग में के बदले में दिए जाने वाला प्रतिफल ब्याज कहलाता है। ब्याज का प्रयोग शुद्ध ब्याज तथा कुल ब्याज के अर्थों में भी किया जाता है। सामान्यतः ब्याज का तात्पर्य कुल ब्याज से ही लगाया जाता है। शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का ही एक भाग होता है जो पूंजीपति को पूंजी के प्रयोग के बदले में मिलता है। कुल ब्याज के अंतर्गत शुद्ध ब्याज के अतिरिक्त पूंजीपति द्वारा उठाई गई जोखिम, असुविधा तथा प्रबंधकीय व्ययों को भी सम्मिलित किया जाता है। ब्याज दर का अर्थ पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त प्रतिफल की मात्रा को सामान्य शब्दों में ब्याज दर कहा जाता है। दोबारा सुनिए, पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त प्रतिफल की मात्रा को सामान्य शब्दों में ब्याज दर कहा जाता है। पूंजी उपयोग का प्रतिफल अथवा ब्याज विभिन्न व्यवसायों में सामान्यतः समान होता है। इसमें समय, स्थान, परिस्थिति आदि के आधार पर अवश्य भिन्नता पाई जाती है। व्यावसायिक जोखिम भी गहराई के आधार पर भी इनमें अंतर होता है। इस प्रकार पूंजी उपयोग के प्रतिफल की दर ब्याज दर कहलाती है। ब्याज दरों में भिन्नता के कारण अथवा स्रोत या ब्याज दरों में अंतर किस प्रकार आता है। यह स्पष्ट है कि पूंजी उपयोग के बदले दिया गया प्रतिफल ब्याज कहलाता है। जिस दर पर यह प्रतिफल दिया जाता है वो ब्याज दर कहलाती है, किंतु ब्याज दरों में अनेक कारणों से भिन्नता की प्रवृत्ति रहती है। ब्याज दरों की भिन्नता के प्रमुख कारण व्यवसायिक स्थितियों में अंतर। पहला बिंदु है व्यवसायिक स्थितियों में अंतर। विभिन्न व्यवसायों की स्थिति में भिन्नता रहती है। अलग अलग श्रेणी के व्यवसाय होने के कारण उनमें जोखिम भी अलग अलग स्तर की होती है। जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होती है उसमें ब्याज दर भी अधिक होती है। कम जोखिम वाले व्यवसाय में ब्याज दरें भी कम होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता ब्याज दरों का संबंध व्यक्तिगत भी होता है, अर्थात अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चरित्र के होते हैं। ऋणदाता उज्ज्वल चरित्र वाले ईमानदार व्यक्तियों को कम ब्याज दर से ऋण देते हैं तथा जिन व्यक्तियों पर संदेह होता है उनमें ब्याज दर अधिक होती है। तीसरा है ऋण प्रबंध। उधार देने की अवधि जितनी कम होती है ब्याज दर भी कम होती है। जितनी लंबी अवधि के लिए ऋण लिया जाता है ब्याज दर भी उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि लंबी अवधि में अल्प अवधि की तुलना में जोखिम की संभावना ज़्यादा रहती है तथा प्रबंध व्यय भी तुलनात्मक रूप से अधिक आता है तथा ऋणदाता की तरलता भी कम हो जाती है। चौथा बिंदु है आर्थिक विकास का भिन्न स्तर। आर्थिक विकास की अवस्था भी ब्याज दरों में भिन्नता उत्पन्न करती है। विकसित देशों में कोष प्रवाह अधिक होने के कारण ब्याज दरें कम रहती हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में ब्याज दर कम होने के कारण बचत की दर कम होने के कारण ब्याज दरें अधिक होती है। भारत जैसे विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण विकसित देशों की तुलना में ब्याज दरें कुछ अधिक है। बैंकिंग विकास का स्तर भी ब्याज दरों में भिन्नता का महत्वपूर्ण कारण है। जितना बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क अधिक होगा, ब्याज दरें आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण उतनी कम होगी। जहाँ बैंकिंग विकास कम होता है वहाँ ब्याज दरें तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं। अगला बिंदु है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति। देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति है, इस पर भी ब्याज दरों का निर्धारण निर्भर करता है। यदि देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्कृष्ट स्थिति में होता है तो ब्याज दर नीची होती है, क्योंकि कोष प्रवाह अन्य देशों से अपने देश की ओर हो रहा है। ठीक इसके विपरीत देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिति अनुकूल नहीं होती तो कोष प्रवाह देश के बाहर जाने के कारण ब्याज दरें ऊंची होती है। अगला बिंदु है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता का ब्याज दरों की भिन्नता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब देश में राजनीतिक स्थिरता रहती है, आर्थिक नीतियों का संचालन सुचारू रूप से होता है, तो ब्याज दरों में भिन्नता कम पाई जाती है। प्रशासकीय ब्याज दरें तथा ब्याज दरों में भी अंतर कम होता है। उद्योग व्यापार की प्रगति सूचक दिशा के कारण असंगठित क्षेत्र में ब्याज की दरों में भी कम भिन्नता दिखाई देती। ठीक इसके विपरीत जब देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है, अर्थात आयाराम गयाराम की राजनीति चलती है, तो मौद्रिक नीतियों के अकुशल संचालन के कारण आर्थिक जगत में संदेह का वातावरण रहता है तथा ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार ब्याज दरों में भिन्नता के कारणों से उत्पन्न होती है, किंतु देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में भिन्नता को नियोजित ढंग से सीमित रखने का प्रयास करता है। भारत में भी संगठित तथा असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरों में भारी अंतर पाया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित ब्याज दर केवल संगठित क्षेत्र में लागू होती है। असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें नियंत्रित करने में स्वतंत्र होते हैं। भारत में विभिन्न ब्याज दरें। अगला बिंदु है भारत में विभिन्न ब्याज दरें। ब्याज दरों के निर्धारण के विभिन्न कारणों से भिन्नता रहती है। ब्याज दरों में निर्धारण की इस भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की ब्याज दरों का प्रचलन अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। देश में के आर्थिक इतिहास की पर दृष्टि डालें तो 1950 के बाद ब्याज दरों के 3 स्तर दिखाई देते हैं। मुक्त ब्याज दरों की अवस्था 50 से 60 के दशक में दिखाई देती थी। 1960 से 85 काल में रिजर्व बैंक ब्याज दरों के संबंध में अधिक सक्रिय रहा तथा नियंत्रित अथवा नियमित ब्याज दरों का प्रचलन रहा। 1985 के पश्चात 1990 के दशक में विनियमित ब्याज दरों की अवस्था दिखाई देती है, जो वर्तमान में भी दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार विगत 5 दशकों में भी भारत के में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें प्रचलित रही हैं। कुछ प्रमुख दरें निम्नांकित हैं, जो एक चार्ट के माध्यम से हमने दर्शाई हैं। भारत में विभिन्न ब्याज दरें, तो इसमें पहला बिंदु है प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दरें। दूसरा है बाजार आधारित ब्याज दरें। प्रशासकीय ब्याज दरों। प्रशासकीय ब्याज दरों में हम 4 बिंदुओं को समावित करते हैं। बैंक जमाओं पर ब्याज दरें, सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरें, बैंक दर और ऋण ब्याज दरें। जबकि बाजार आधारित ब्याज दरों में अंतर बैंक की आसना ब्याज दरें, निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, व्यावसायिक साख पर ब्याज दरें, अनिर्गमित क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें और असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दरें। प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दर वह दर होती है जो किसी अधिकृत द्वारा स्वायत्त रूप में निर्धारित की जाती है। यह दर मांग और पूर्ति पर आधारित नहीं होती। ब्याज दर निर्धारित करने वाली अधिकृत पूर्ति पक्ष पर ध्यान देते हुए यह ब्याज दर निर्धारित करती है। इस प्रकार प्रशासकीय ब्याज दर अथवा नियमित ब्याज दर एक प्रकार से नियंत्रित ब्याज दर होती है, जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। यह दर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारण के साथ साथ उसके नियमन की भी व्यवस्था करता है। प्रशासकीय ब्याज दरों के विभिन्न रूप देखने में मिलते हैं यथा जमा दरें, ऋण दरें, प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, बैंक दरें, बिलों की कटौती इत्यादि प्रमुख प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दरें हैं, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। बैंक जमाओं पर ब्याज दरें। सबसे पहला बिंदु है बैंक जमाओं पर ब्याज दरें। जमाओं पर ब्याज दर वह दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। अब इसे निर्धारित करने के लिए व्यापारिक बैंकों को भी कुछ छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त डाकघर, बचत बैंक आदि में भी ब्याज दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। बैंकों एवं डाकघरों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाएं स्वीकार की जाती है, तो ब्याज दरों की निर्भरता वे स्वयं करती है। भारत में जमाओं पर ब्याज दरों की संरचना दो रूप लिए हुए हैं, यथा मांग जमाओं पर ब्याज दरें तथा मांग जमाओं पर ब्याज दरें, दूसरी अवधि जमाओं पर ब्याज दरें। अवधि जमाओं पर ब्याज दरें। मांग जमाओं पर ब्याज दरें अवधि जमाओं की तुलना में कम होती है।
जमाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण तरलता और लाभदायकता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर लाभ के आधार पर भी ब्याज दरों में भिन्नता दिखाई देते हैं। जैसे डाकघर बचत पत्रों पर ब्याज दर अन्य बैंक जमाओं की तुलना में अधिक होती है। इस तरह से डाकघर बचत बैंक की जमा पर ब्याज दरें व्यापारिक बैंकों की जमाओं की ब्याज दर से अधिक होती है। इसी तरह ब्याज दरों का निर्धारण परिपक्वता, जोखिम, तरलता, कर लाभ आदि कई बातों को ध्यान में रखकर अधिकृत द्वारा किया जाता है। बैंक जमाएं सरकारी प्रतिभूतियों, अल्प बचत पर ब्याज दरें प्रतिबंधित करती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को निर्धारित सीमा में उच्चावचान की छूट भी प्रदान की गई है। ब्याज दरों के विनिमय की संरचना व्यापारिक बैंकों को एक छूट दी गई है कि जमाओं पर ब्याज दरें वे स्वयं निर्धारित करें। इस प्रकार भारत में जमाओं पर ब्याज दरें प्रशासकीय ब्याज दर के रूप में निर्धारित हैं। एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उच्चावचान का अधिकार अवश्य दिया गया है। दूसरा बिंदु है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर। सरकार द्वारा आम जनता के बचत की धारणा के विकास हेतु प्रतिभूतियां एवं बंद पत्र जारी किए जाते हैं। इन पर ब्याज दरों का निर्धारण सरकार द्वारा निर्गमित या नियमित होता है। सरकार स्वयं भिन्न भिन्न ब्याज दरों वाली प्रतिभूतियां जारी करती है, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना इत्यादि प्रमुख प्रतिभूतियां हैं। ये सभी प्रतिभूतियां अलग अलग अवधि एवं ब्याज दरों पर जारी की जाती है। समय समय पर सरकार द्वारा ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण भी किया जाता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में उन्हें आर्थिक सहायता देता है। इस दर पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋण एवं बिलों की पुनर्कटौती की जाती है। बैंक दर ऐसी मुख्य ब्याज दर है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंकों की उधार की ब्याज दरें निर्धारित होती हैं। बैंक दर में कमी व वृद्धि व्यापारिक बैंकों के ऋण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा व्यापारिक बैंक की ऋण ब्याज दरें बैंक दर द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस प्रकार बैंक दर संपूर्ण ब्याज व्यवस्था का नियमन करता है। बैंक दर मुद्रा प्रसार के समय एक उपयोगी अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होती है। जब देश में साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो बैंक दर में कमी कर दी जाती है, और इसके विपरीत साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन कर रिजर्व बैंक साख का नियमन भी करता है। चौथा बिंदु है ऋण ब्याज दरें। व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान किया जाता है। नकद साख तथा अधिविकर्ष के माध्यम से भी ऊपर दिया जाता है। इन पर ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अतः यह प्रशासकीय अथवा नियंत्रित ब्याज दरें कहलाती हैं। अभी हाल में नवीन बैंकिंग नीति के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने हेतु इन प्रशासकीय ब्याज दरों में सीमित मात्रा में उच्चावचन के अधिकार व्यापारिक बैंकों को प्रदान किए गए हैं। दूसरा बिंदु है प्रशासकीय ब्याज दरों के बाद में दूसरा बिंदु है बाजार आधारित ब्याज दरें। बाजार आधारित ब्याज दरें इसमें है वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। कोष प्रवाह की गति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। इस प्रकार जब पूंजीपति और मांग के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण होता है, इस प्रकार जब पूंजी की पूर्ति और मांग के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण होता है तो वे बाजार आधारित ब्याज दरें कहलाती हैं। इन ब्याज दरों पर बाजार की गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है। बाजार में जब पूंजी की मांग अधिक होती है तो ब्याज दरें बढ़ने लगती है और पूंजी की मांग में कमी होती है, अर्थात व्यावसायिक गतिविधियों में शिथिलता होती है तो ब्याज दरों में कमी आती है। बाजार आधारित ब्याज दरें ऐसी ब्याज दरें होती हैं जो बाजार के उच्चावचन के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। इन ब्याज दरों का नियमन किसी केंद्रीय अधिकृति से न होकर विशुद्ध रूप से मांग व पूर्ति पर आधारित होता है। प्रमुख बाजार ब्याज दरों का विवरण हम निम्न प्रकार देखेंगे। पहला बिंदु है अंतर बैंक याचना ब्याज दरें, इंटर बैंक कॉल मनी इंटरेस्ट रेट्स। एक बैंक से दूसरे बैंक में कोष का अंतरण जिस दर पर होता है वे अंतर बैंक याचना दर कहलाती है। दोबारा सुनिए, एक बैंक से दूसरे बैंक में कोष का अंतरण जिस दर पर होता है वे अंतर बैंक ब्याज याचना दरें कहलाती है। व्यापारिक बैंक
एक दूसरे बैंकों के चेकों का संग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर धनराशि भी स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया पर जो ब्याज दर वसूली जाती है वह अंतर बैंक याचना ब्याज दर कहलाती है। बैंक सामान्यतः याचना राशि के आधार पर ही कोष अंतरण करते हैं। दूसरा है निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें। संयुक्त पूंजी कंपनी, निगमें आदि द्वारा बाजार प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों का निर्धारण बाजार में मांग एवं पूर्ति पर आधारित होता है। ब्याज दरें समय समय पर मांग पूर्ति की अवस्था में के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार निर्गमित प्रतिभूतियों की ब्याज दरें खुले बाजार या खुले रूप से बाजार गतिविधियों पर निर्भर करती है। अतः यह बाजार आधारित ब्याज दरें कहलाती है। अगला बिंदु है व्यावसायिक साख पर ब्याज दरें। व्यावसायिक वर्ग एक दूसरे को धन उधार देकर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक जगत में कोषों का अंतरण परंपरागत रूप से होता है। इस प्रकार एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को जिस दर पर कोष उधार देता है वो व्यावसायिक साख ब्याज दर कहलाती है। यह ब्याज दर व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। जिन व्यवसाय में अधिक कोष की मांग बढ़ती है ब्याज दर वहाँ ऊंची होती है। जहाँ कम कोष विनियोजित हो रहे होते हैं वहाँ ब्याज दर भी नीची रहती है। इस प्रकार ब्याज दर बाजार शक्तियों के आधार पर निर्धारित होती है, अतः इसे बाजार आधारित ब्याज दर कहते हैं। चौथा बिंदु है अनिर्गमित क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर ब्याज दर। बाजार में धन आवश्यकता पूर्ति हेतु कई ऐसी प्रतिभूतियाँ प्रचलित होती है जो निर्गमित प्रतिभूतियों की श्रेणी में आती हैं, जैसे हुंडी, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र आदि। ये प्रतिभूतियाँ व्यावसायिक वर्ग द्वारा एक दूसरे की सहायता प्रयुक्त की जाती है। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों का निर्धारण बाजार शक्तियों पर आधारित होता है, अतः इन पर निर्धारित ब्याज दरें बाजार आधारित ब्याज दरें कहलाती हैं, जिनकी मांग पूर्ति अनुसार उच्चावचन होता रहता है। अगला बिंदु है असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें। देश की साख व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। देसी बैंकर, साहूकार, महाजन, वित्तीय दलाल आदि कई रूपों में साख प्रदान करने वाली संस्थाएं असंगठित रूप में दिखाई देती है। यह ऐसा क्षेत्र है जो किसी प्रशासकीय नियमों में बंधा हुआ नहीं है। साख का बहुत बड़ा भाग इन क्षेत्रों द्वारा वितरित किया जाता है। इस असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरों का निर्धारण साख की आवश्यकता पर आधारित रहता है, जो मोटे तौर पर बाजार प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। अतः असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरों को बाजार आधारित ब्याज दरों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन ब्याज दरों में तीव्र गति से उच्चावचान होते हैं। कई रूपों में भिन्नता पाई जाती है। ये ब्याज दरें भावी बाजार की प्रवृत्ति के अनुरूप तीव्र गति से परिवर्तित होती है। इस प्रकार हमारे देश में ब्याज दर संरचना स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित है। केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा नियमित एवं नियंत्रित प्रशासकीय ब्याज दरें, दूसरा जिनका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, तथा वित्तीय संस्थाएं उनके निर्देशों पर ब्याज दरों का पालन करती है। प्रशासकीय ब्याज दरों का कोई प्रत्यक्ष संबंध बाजार ब्याज दरों से नहीं होता। दूसरा है बाजार आधारित ब्याज दरें, जो निगमों, संस्थाओं, व्यावसायिक साख तथा असंगठित साख क्षेत्र में प्रचारित होती है। ये ब्याज दरें बाजार शक्तियों की मांग पूर्ति पर आधारित होती है। बाजार की प्रवृत्ति के अनुरूप इनमें परिवर्तन होता रहता है। भारत में प्रशासकीय ब्याज दरों तथा बाजार आधारित ब्याज दरों में समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप ब्याज दरों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया भी जारी है। यही कारण है कि देश के विगत दशकों में ब्याज दरों में चाहे यह प्रशासकीय ही क्यों न हो गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। धन्यवाद।